अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दुखी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लिनिक पर मेरे पास आज फिर एक डाउन सिंड्रोम या मंगोल सिंड्रोम का केस आया था। डाउन सिंड्रोम में केस ये होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मगर मंगोल सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम में 46 से एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। और यूं वो बच्चा नॉर्मल इंसान से निकलकर एबनॉर्मल इंसान में चला जाता है। ऐसे बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। वो नॉर्मल हम आम इंसानों की तरह बोल नहीं सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियों की बनावट और साख्त पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती और वो चल भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने खुद अपनी आंखों देखे हैं जो सारी ज़िंदगी चल फिर नहीं सके, ना ही बैठ सके, ना ही खा सके। वो बच्चे खा नहीं सकते बल्कि सिर्फ निगल सकते हैं। चबाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, निगल सकते हैं वो। ये बच्चा मेरे पास सरगोदा से केस आया था। आपको मेरा रेफरेंस किन्होंने दिया? तो उन्होंने बताया जी कि वो हवेली लखा में हमारा एक जानने वाला रहता था, तो वहाँ से हमें जो है ना आपको पता चला है। अब वो केस जो है ये 2003 में मैंने पहला मंगोल सिंड्रोम का केस किया था। वो भी एक बड़ी सैड स्टोरी है कि बड़े भाई के दो बच्चे डाउन सिंड्रोम थे और वो दोनों बच्चे चारपाई पर ही सारी ज़िंदगी लेटे रहे। एक बच्चे की 13 साल में डेथ हुई, दूसरे की 19 साल में। अब बड़े भाई के ये दो बच्चों के साथ अलमिया हो चुका था और सबसे छोटा भाई जो उनका चौथे नंबर पर छोटा भाई था, उसका जो पहला बच्चा हुआ वो भी डाउन सिंड्रोम था। वो फैमिली ऑलरेडी दो बच्चों के इलाज की कारगुजारी से हो गुजरी थी। हर तरह के डॉक्टर और हर तरह के हॉस्पिटल से उन्होंने चक्कर लगाए हुए थे, मगर नतीजा सिफर ही था। तो इसलिए अब जब उन्हें पता चला कि ये नया बच्चा भी इस फैमिली में डाउन सिंड्रोम है, तो फिर वो होम्योपैथ क्लिनिक पर तशरीफ़ लाए। अब नॉर्मली होम्योपैथ क्लिनिक पर इस तरह के नामुमकिन केस आते हैं या वो केस आते हैं जो सारे दरवाज़ों से फिर चुके होते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो एक बार हम होम्योपैथी से भी चक्कर लगा लेते हैं। उस वक्त बच्चे की उम्र 8-9 माह थी। वो बच्चा तकरीबन नॉर्मल उम्र में चला, यानी कि 1.25 साल की उम्र में वो चलना शुरू हो गया था। इस वक्त वो बच्चे की हाइट पूरी है, वो बेजा चलता है, खाता है, बहुत सारे ज़रूरी अल्फाज बोलता है। तो उस फैमिली ने इस बच्चे को रेफरेंस दिया था जो आज मेरे पास आया है। बच्चे की उम्र 9 साल है। अब उसकी हड्डियां सारी पुख्ता हो चुकी हैं, सख्त हो चुकी हैं, जॉइंट सारे स्टिफ हो चुके हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन है, जॉइंट्स पीछे से नर्व जो हैं वो खींचे हुए हैं, गर्दन उसकी संभलती नहीं है। इस हालत में हम कितनी सपोर्ट दे सकते हैं उस बच्चे को? मगर फिर भी उन्होंने कहा जी कि हमें जो बड़ी तसल्ली से कहा गया है, आप किसी न किसी तरीके इसका इलाज करें, जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये बच्चा बैठने के ही काबिल हो जाए तो हमारे लिए बहुत है। उसकी कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं। तो मैंने उसके वालिद से पूछा कि क्या आपके पाँव का जो अंगूठा है उसका नाखन बार बार अंदर धंस जाता है और आपके पाँव से तेज़ बदबू आती है, या आपके पाँव में अक्सर पसीना रहता है? तो इन तीनों चीज़ों का उसने कंफर्मेशन में जवाब दिया और उसकी बीवी ने बताया कि इनके पाँव से इतनी स्मेल आती है कि हमें दूसरे दिन वो जुराबें चेंज करना पड़ती हैं, और मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि अपनी जुराबें कमरे से बाहर उतार कर आया करें। अब यहाँ से एक और दुख भरा केस मुझे याद आया। मेरे करीबी रिश्तेदारों में था, उन्होंने 3 शादियाँ कराईं और तीनों शादियों से बच्चा नहीं हुआ, और उनके भी अंगूठे का यही हाल था और उनके पाँव से इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी। अब जो होम्योपैथ जानते हैं वो सादा सी बात को समझते हैं कि ये सलेशिया की स्मेल है।
अब डाउन सिंड्रोम जो मेरी रिसर्च में है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास यानी जो 2003 में केस मैंने हल किया था, उसके बाद उस रेफरेंस से और दूसरे रेफरेंस से डाउन सिंड्रोम के मेरे पास केस मुसलसल आते रहते हैं। यानी इस बच्चे से आने से पहले भी मेरे पास 3 डाउन सिंड्रोम के केस चल रहे हैं। ये जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं ये कल्केरिया कार्ब और स्लेशिया के मिजाज पर आते हैं। इनमें हड्डियां बिल्कुल नहीं होती हैं। यानी पहले बच्चे का मुझे याद है कि उसका घुटने बने हुए नहीं थे, दोनों घुटने नहीं बने हुए थे, यानी कि घुटने की ऊपर वाली जो कैप है ये थी ही नहीं। इसी तरह उसकी टांगों में जो हड्डियां थीं वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे ये बॉल पॉइंट का सिक्का होता है, इतनी बारीक उसकी हड्डियां थीं। जब वो बच्चा पहली बार मेरे पास लाया गया था, सिर्फ गोश्त ऊपर लिपटा हुआ था। अब गोश्त लिपटा होना और हड्डी के साथ इंटैक्ट होना, इसमें बहुत फ़र्क है। तो उसकी वालदा अक्सर उसके बच्चे के रान को, बच्चे की थाई को हाथ लगा कर कहती थी कि क्या ये गोश्त ऐसे ढीला ही रहेगा। तो मैं उन्हें तसल्ली देता था कि अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह ये गोश्त बिल्कुल नॉर्मल मसल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और वो अल्लाह का करम हुआ कि वो बच्चा इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। अब कल्केरिया कार्ब इसका एक इजी सिंपल हल है। कल्केरिया कार्ब की हाइपरटेंसी से हम इसका इलाज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो मेडिसिन नॉर्मली अपेयर होती है वो हम इस्तेमाल करवाते जाते हैं। आज जो केस मेरे पास आया था, इस बच्चे को मैंने स्लेशिया की हाइपरटेंसी की 1 डोज दी है, फिर 2 वीक के बाद मैं इसे कल्केरिया कार्ब की 1 डोज दूंगा, फिर उसके साथ कैल्शियम फास्फेट यानी कल्केरिया फास जो है नॉर्मली वो चलती रहती है। ऐसे बच्चों को जब बुखार होता है तो उनका सर बहुत गर्म होता है, तो बेलाडोना की खुराकें चलती रहती हैं। ऐसे बच्चों की छाती जो है वो अक्सर जाम रहती है। क्योंकि वो हरकत तो कर नहीं सकते हैं, चल फिर सकते नहीं हैं, तो उस वजह से ज़रा सा भी नज़ला ज़ुकाम हुआ तो वो छाती पर जम जाता है। तो इस दुखी दिल के साथ जो मैं आज ये सारी मेडिसिन भी बता रहा हूँ और इसका हल भी बता रहा हूँ, जितने भी होम्योपैथ हैं वो कल्केरिया कार्ब और स्लेशिया के मिजाज पर इन बच्चों को स्टडी करें। कैल्शियम फास्फेट, कल्केरिया फास इम्पॉर्टेंट मेडिसन है हड्डियाँ बनाने में। बेलाडोना वो जो है इनके बुखार और इस तरह के मसाइल में वो काफ़ी काम देती है। बोरक्स जो है इनके मुंह के दानों में यूज़ होती है। तो सारे होम्योपैथी के पेट के लिए भी ये मेरी वीडियो है। और आम पेशेंट्स जो इस मसले को ये समझते हैं कि ये बच्चा बस अब बिस्तर के लिए ही है, ये उठ नहीं सकेगा, उनके लिए भी है कि ऐसा बच्चा अगर कोई नोटिस में आता है तो उसको अपने इलाके के किसी अच्छे होम्योपैथ के पास रेफ़र कर दें। अल्लाह ताला शिफा देगा और वो बच्चा कम से कम चलने फिरने के, अपनी हाजात पूरी करने के काबिल हो जाएगा। इसमें आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप ऐसे किसी बच्चे को बर वक्त यानी इब्तदाई सालों में किसी होम्योपैथ के पास भेज देते हैं तो अल्लाह ताला उसे शिफा देगा। तो ये आपके लिए भी दुआओं का ज़रिया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।